कब तक हम करते रहेंगे कन्या वध। 6 लाख से 8 लाख तक गर्भपात प्रति वर्ष ऑन द रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनमें से कुछ फैमिली प्लानिंग के लिए, कुछ नाबालिग या अनविवाही माँओं द्वारा कराए जाते हैं। परंतु गर्भपात करवाने वाली माँओं में अमूमन लड़की पैदा हो जाने से घबराने वाली महिलाएं होती हैं। अल्ट्रासाउंड द्वारा स्वस्थ बच्चे की आड़ में प्रायः बेटा होगा या बेटी, यही जांचा जाता है। डॉक्टर द्वारा बेटी की पुष्टि होते ही गर्भपात की तैयारियां कर दी जाती हैं। 1979 में शुरू हुए मेरी स्टोप्स क्लिनिक में पहले वर्ष में 9,975 गर्भपात किए गए। इन गर्भपातों में लड़की पैदा होने के डर से डरे हुए माँ बापों की संख्या सबसे अधिक रही होगी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट द्वारा यह पता लगते ही कि गर्भस्थ शिशु लड़की है, पूरे परिवार उसे मारने पर तुल जाता है। कानूनी रूप से अल्ट्रासाउंड का प्रयोग केवल गर्भस्थ का स्वास्थ्य जांचने के लिए किए जाने का प्रावधान है, लेकिन प्रायः क्लिनिक खुलेआम कन्या भ्रूण को गिराने में लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी गर्भपात के दौरान प्रति वर्ष दुनिया में 50,000 महिलाएं मौत की नींद सो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सोवियत संघ में 1.5 करोड़ महिलाएं प्रति वर्ष गर्भपात कराती हैं। पूर्व यूरोप में भी लगभग अधिकांश महिलाओं ने अपनी यौवनावस्था में करीबन 4 से 6 बार गर्भपात करवाया होता है। इसके साथ ही बेलारूस के आंकड़े बताते हैं कि वहां लगभग 70% महिलाएं गर्भपात के दौर से अवश्य ही गुजरती हैं। हमारे देश में करवाए जाने वाले गर्भपातों का मनोविज्ञान अन्य देशों की अपेक्षा अधिक जटिल और पूर्वाग्रह से लिप्त है। पश्चिमी देशों में गर्भपात का मुख्य कारण सीमित परिवार है, क्योंकि वहां परिवार नियोजन के तहत गर्भपात करवाए जाते हैं, इसलिए उनके लिए तो यह आवश्यकता है। परंतु भारत जैसे रूढ़िवादी और अंधविश्वासी देश में अल्ट्रासाउंड और गर्भपात जैसी वैज्ञानिक सुविधाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। परंपराओं और संस्कृति की दुहाई देने वाले इस देश में सदियों से कन्यावध होते चले आ रहे हैं। मुगल शासन के दौरान हजारों लड़कियां अपने बाप भाई के हाथों मार दी जाती थी। इनका तर्क होता था, चूंकि मुगल सैनिक जबरदस्ती लड़कियों बहनों को उठा ले जाते थे, उनके साथ दुष्कर्म या धमकी कर शादी कर लेते थे, इसलिए इनका जीवित रहना ठीक नहीं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में कन्या का जन्म होते ही उसका गला घोंटने या पानी में ढेर सारा नमक मिला के पिला देने की कुप्रथा वर्षों से चलती रही। कुछ ग्रामीण अंचलों में तो दाई ही कन्या के जन्मते ही उसका काम तमाम करने में माहिर थी। जच्चा घर में कुछ जड़ी बूटियां तैयार रखी जाती थी, जो ही कन्या जन्मी उसे वो चटा दी जाती थी, और गांव भर में मृत बच्चे के जन्म की अफवाह फैला देने का प्रचलन आज भी बरकरार है। कुछ ग्रामीण इलाकों में गर्भावस्था के 7वें माह में एक अनुष्ठान द्वारा घर की बुजुर्ग महिला पुत्र होगा या पुत्री बताती थी। पुत्री की संभावना पर प्रायः गर्भिणी को कुछ जड़ी बूटी खिलाकर गर्भस्थ शिशु को मार देने का रिवाज काफी समय तक रहा। दरअसल हमारे सामाजिक ढांचे में लड़की का स्थान बहुत संकुचित और कुरीतियों और परंपरा रूपी गलियारों से गुजारा जाता है। उसकी भुक्तभोगिनी माँ स्वयं उसे इस जंजाल में नहीं लाना चाहती। पैदा होते ही दोगले रीति रिवाजों की भीड़ में उसे ला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में लड़का होने पर थाली और लड़की का जन्म होने पर तवा बजाए जाने की प्रथा सबसे बड़ा उदाहरण है। लड़का पैदा होने पर भव्य समारोह किया जाता है। प्रजा आदि को मुंह मांगी चीजें उपलब्ध करवाना और संबंधियों, मान्यों आदि को उपहारों, गहनों आदि से प्रशस्त करना इसी रिवाज का अंग है। बेटी के जन्म पर ना तो लड्डू बांटे जाते हैं, न पकवान बनते हैं और ना ही धूमधाम होती है। यही नहीं बल्कि बेटे और बेटी की जचगी में बहुत अंतर होता है। बेटा जनने वाली माँ मेवों, पागों और दूध मलाई से सराबोर कर दी जाती है, जबकि बेटा जनने वाली जच्चा खाने में पड़ी रोटी दाल खा के अपनी बेटी को चिपकाए पड़ी रहती है। निश्चित रूप से यह शुरुआती विरोधाभास जच्चा को दिमागी रूप से उद्वेलित कर देता हो। प्रत्यक्ष नहीं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तो
वह बेटी जनने की कभी कल्पना भी नहीं करती होगी। जन्म से शुरू हुआ यह भेदभाव उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। बेटे को दूध और बेटी के लिए कुछ बड़ा होने पर बेटे के लिए क्रिकेट किट और बेटी के लिए 150 रुपए की प्लास्टिक की गुड़िया, बेटे के लिए खेल का मैदान, बेटी के लिए घर का कोना। अंततः बेटे के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था, बेटी के लिए दहेज का जुगाड़, बेटे के लिए अच्छी नौकरी, बेटी के लिए पैसा चुकाकर खरीदा गया एकमात्र पति। यहां आकर भी यह भेदभाव खत्म नहीं होता। बेटे को पुश्तैनी और बाप की गाड़ी कमाई वसीयत में, बेटी को ढाक के 3 पात। बेटी के प्रति सारी जिंदगी किया जाने वाला यह दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक छोटा सा अंग है। बेटी के प्रति यह सब कुछ करने को बाध्य यह सामाजिक व्यवस्था ही करती है। परंपराओं के चलते हमने बेटियों के पंख बचपन से ही नोचने शुरू कर दिए होते हैं और जरा सा बुरा वक्त सामने आता है तो हम बिना पंख की इस चिड़िया को ऊंचे आकाश में उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेम, वात्सल्य व अपनेपन पर इस सामाजिक व्यवस्था का मनोविज्ञान कुछ इस तरह अपनी पकड़ जमाता है कि माँ बाप स्वतः ही बेटे बेटी के भेदभाव से अनजाने ही बंध जाते हैं। बेटी की शिक्षा में पैसा खर्चने की बजाय बचाया जाना इस कड़ी का भाग है। बेटी की शादी आज भी इस पढ़े लिखे तथाकथित सभ्य समाज में बोझ बनी हुई है। आज भी बेटी के माँ बाप बेटे के माँ बाप के समक्ष तुच्छ और हीन समझे जाते हैं। वे हमेशा गिड़गिड़ाने या कहें तो पांव चाटने की मुद्रा में ही दिखते हैं। शगुन से लेकर जब तक लड़की मर न जाए तब तक के सारे नेक लेन देन बेटी के घर वालों के हिस्से आते हैं। बेटी विधवा हो जाए, पति द्वारा छोड़ दी जाए या पति पर आर्थिक विपदा आ जाए, सारी जिम्मेदारी बेटी के घर वालों की होती है। भले ही कितना भी दान दहेज देकर बेटी का ब्याह किया हो, यदि ससुराल पक्ष से वह खदेड़ दी गई तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा घूम फिरकर माँ बाप पर आ जाता है। उस पर भी यदि पति या घरवाले ने उसे वापस न स्वीकार किया तो माँ बाप को उसके और यदि उसके बच्चे हैं उनकी जीवन नैया पार लगानी होती है। यदि ससुराल पक्ष लोभी है तो समय समय पर उनके सामने टुकड़े डालने की भी जिम्मेदारी बेटी के माँ बाप को यथावत निभानी होती है। इन सारी समस्याओं को यदि गंभीरता से न लिया जाए तो भी एक बहुत दुखद स्थिति से बेटी के माँ बाप को गुजरना पड़ता है। बेटियों की शादी के बाद बूढ़े माँ बाप बेचारे अकेले रहने को बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि दामाद उनका घर जमाई बनना नहीं चाहता और समाज उनको बेटी के घर में रहने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में उन्हें पुत्र न होना दिन रात टीसता रहता है। पुत्र भले ही नालायक हो, शराबी हो या गुंडा बदमाश हो, घर पर तो रहेगा। बीमारी या अंतिम समय में काम तो आएगा। जबकि लड़की बेचारी जब पति या ससुराल की आज्ञा होगी तो उसे पति या ससुराल पक्ष का मुंह अवश्य ताकना पड़ता है। हिंदू धर्म में तो पुत्रहीन माँ बाप को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा माना गया है। दूसरे, मृत्यु के बाद कपाल क्रिया करने में पुत्र होना आवश्यक है। बेटी द्वारा अंतिम संस्कार सर्वथा अमान्य है। बेटी के अर्थी को हाथ लगाए जाने तक की मनाही हमारे पुरोहित जन करते आ रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों का परिणाम ही है कि अमूमन माँ बाप बेटी जन्मने से घबराते हैं। पढ़े लिखे समझदार माँ बाप भी यदि हिम्मत करके बेटी पैदा कर लेते हैं तो बाद में दुखी मन लिए मुंह लटकाए घूमते नजर आते हैं। जब तक ये सारे रीति रिवाज, अंधविश्वास और कुप्रथाएं तोड़ नहीं दी जाती तब तक बेटी के जन्म पर शोक ही मनाया जाता रहेगा। बेटी को यदि बेटे के बराबर दर्जा देना है तो सबसे पहले ये सामाजिक व्यवस्था तोड़कर नई व्यवस्था कायम करनी होगी। अपनी मानसिक स्थिति बदलनी होगी और पुराने रीति रिवाजों को तोड़ना होगा।